स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट संख्या 1 संख्या पद्धति कक्षा 10 का पहला चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जैसा कि आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिख ही रहा है कि हमारा ये चैप्टर क्लास 10 के लिए वास्तविक संख्या एनसीईआरटी पैटर्न से जो कि है हमने यहाँ पे लिया हुआ है। दोस्तों आज हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे कि इसका बेसिक क्या है, और इसके बाद हम प्रश्नावलियों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी के लिए हमें यहाँ पे बेसिक पर ध्यान देना है कि बेसिक इसके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसे हम कहते हैं दोस्तों, इसको दूसरी भाषा में नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी हमारी हिंदी भाषा के अंदर इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर बात करें हम कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो देखिए दोस्तों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं a और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो जो कि छोटा होगा r से और r छोटा होगा b से। अब ये r a b क्या दे रहा है दोस्तों, अगर आपको ये समझना है दोस्तों तो आपको मैं समझाऊंगा एकदम सरल भाषा में। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हैं, आपको सेम वही सरल भाषा के अंदर ही आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, आपने केवल आपको मान लेना है। मान लेते हैं हम कोई एक डिवीजन कर रहे हैं जो कि है दोस्तों 9 का 2 से। तो 2 से कोई एक डिवीजन हम कर रहे हैं 9 का, और ये हो रहा है। तो देखिए करना क्या पड़ता है कि यहाँ पे हम 2 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 का पहाड़ा करीबन 4 बार पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है, और उसके बाद 1 यहाँ पे बच जाता है। अब देखिए इनमें कुछ नाम है दोस्तों, अब इसमें कुछ नाम है। ये जो हमारा 2 होता है ये क्या है, ये जो हमारा 9 है ये क्या है, और ये जो हमारे पास 4 है ये क्या है, और ये 1 क्या होता है। तो अगर बात करें दोस्तों, हिंदी के अंदर ही बात होगी, तो हिंदी की बात करें दोस्तों, तो ये जो 2 है, ये 2 है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों भाजक। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं भाजक। और ये होता है हमारा भाज्य, ये क्या होता है हमारा भाज्य, और ये होता है हमारा भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। तो ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो जो यूक्लिड भैया थे, यूक्लिड भैया ने कहा कि जो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है उसे भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल किया जाए। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर हम भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष जो आया है उसे जोड़ देंगे तो वो भाज्य के बराबर होता है। ऐसा यूक्लिड भैया ने कह दिया। अब हम थोड़ा इंग्लिश के अंदर चलते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है भाज्य। देखिए ये हमारे पास भाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों डिवाइडेंड। क्या कहते हैं दोस्तों, डिवाइडेंड कहते हैं। अब भाजक को कहते हैं दोस्तों डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। और आपके भागफल को कहते हैं दोस्तों क्यूशिएंट। देखिए दोस्तों, हो सकता है थोड़ी मीनिंग इधर उधर हो, उसको आप कंट्रोल करिएगा। और हमारे शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर। अब आपको समझना है दोस्तों, देखिए अगर हम इसे एक कूट भाषा में निकालें तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका d बराबर d गुणते q प्लस r। तो ये देखिए यहाँ पे d बराबर d और इंटू q प्लस r है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये आपका भी डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि कौन सा डी कैसा है। तो इसलिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक काम करो भाई, ये इस वाले डी को हम लोग आज से ए पढ़ेंगे और इस वाले डी को हम लोग बी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे इस डी को ए पढ़ा जाता है और इस डी को बी पढ़ा जाता है, और उसके बाद ये आपका क्यू हो गया और ये प्लस आर हो गया। बात इतना समझ में आया। यानी अगर मैं बात करूंगा कि a बराबर क्या है, अगर मैं कहूं कि a बराबर क्या है, तो आप जान लेते हैं कि a बराबर हमारा भाज्य है।
अब कहूँ मैं b बराबर क्या है तो आप जान लेते हैं कि भाजक है। अगर मैं कहूँ q बराबर क्या है तो आप जान लेते हैं कि भागफल है। अगर इसी जगह मैं कहूँ कि आपका r बराबर क्या है तो आप कहेंगे शेषफल है। अब आप एकदम इसी तरीके पे आपको समझना है। यानी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हम इसी हिसाब पे a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर इस पर रखें, हम अगर इस पर रखना चाहते हैं कि हम जान चाहते हैं कि हम इसी पर रखें, तो इस पर रखेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए भाज्य आपका 9 है, यानी आपका जो ये a है वो कितना है, वो कितना है दोस्तों 9 है। अब देखिए a बराबर आपका 9 है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि a बराबर आपका भाज्य है, a बराबर आपका भाज्य है और यहाँ पे भाज्य 9 है, तो ये 9 हो जाता है। बात आया समझ में, ये आपका 9 हो गया। अब देखिए b आपका मैंने कहा कि ये हो जाता है, तो b ये हो जाता है, तो ये यानी 2। अब इनटू है q आपका कोशेंट यानी भागफल होता है, तो गुणते आपने लगा दिया कि हाँ सर ये 4 होता है। अब आपका सूत्र के अंदर प्लस है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे r यानी रिमाइंडर इक्वल टू आपका 1 है, यहाँ पे आपने 1 लगा दिया। तो दोस्तों यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही है दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात इतना समझ में आया कि नहीं। अब मैं अगर बताऊं कि इसमें जो आपको बोला गया है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, अगर इसको बात को कहा जाए कि वास्तव में ये पॉइंट क्या है, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि ये पॉइंट क्या है। देखिए अगर मैं कहूं यहाँ पे आर जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा, देखिए अगर रिमाइंडर है, अगर कोई शेषफल है तो शेषफल क्या हो सकते हैं, सीधी सीधी बात, शेषफल क्या हो सकते हैं। तो एक शेषफल आपका 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो करेक्ट 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है। माइनस में शेषफल यहाँ पे मतलब बता रहा है कि वो नहीं दे सकता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद आर आपका यानी जो शेषफल है वो हमेशा बी से यानी भाजक से हमेशा बड़ा होगा। तो यानी जो आपका रिमाइंडर भाजक होगा, माफ करिए, जो आपका जो भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, नहीं तो वो तुरंत डिवीजन कर देगा। देखिए यहाँ पे 1 2 से छोटा है ना, तभी तो भाग नहीं हो रहा है। अगर मान लेते अगर कहीं पे आर बड़ा हो जाए किससे दोस्तों, बी से, तो भाई अगर आर यहाँ पे अगर आप खुद सोचिए कि अगर 3 आ जाता तो ये तुरंत भाग कर देता, इसलिए याद, 2 भी आ जाता तो भी भाग कर देता। तो शेषफल इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि भाजक से छोटा होता है, और यही बात यहाँ पे कही जा रही है। बात इतना समझ में आया, इतनी बात आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में मोटा मोटा था। अगर अब भी आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे दे रहा हूँ मेरे दोस्त। आप इससे एकदम आसानी से, इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर मैं बात करूं कि ये शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, तो सीधी सी बात समझाता हूं। देखिए अगर आपने मान लेते हैं कोई एक भाग किया, अब हम 7 का भाग कर देते हैं 2 से, तो आप कर देंगे तो 2 तिहाई 6, आपके पास यहाँ पे 6 और ये आपके पास लास्ट में 1 बचा। अब आपको ये नहीं याद हो रहा है कि कौन सा बी है, कौन सा ए है, कौन सा क्यू है, कौन सा आर है। तो याद करने का अगर मैं एक सीधा सा आपको ट्रिक बताऊं, तो इनको याद करने का ट्रिक देखिए, बी ए क्यू आर, और आप कह सकते हैं बकरा। आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, बकरा, यानी बी ए के क्यू आर, यानी आपने जान लिया कि ये पहला वाला बी है, दूसरा वाला ए है, ये वाला क्यू है और ये वाला आर है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला एल्गोरिथम, जिसे हम टॉपिक नंबर 1 के अंदर कवर कर रहे हैं। ये इतना आपके दिमाग में एकदम अच्छे से भर जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते कैसे हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको एक छोटा सा बात समझा देना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपने कभी ना कभी एचसीएफ और एलसीएम का सवाल पढ़ा होगा। हिंदी में दोस्तों मैं कहूँ कि आपने मस का और लस का सवाल पढ़ा है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का आपने सवाल पढ़ रखा होगा। इनको कितनी विधि से लगाया जाता है, तो इनको 2 विधियों से लगाया जाता है। 2 विधि यानी कौन कौन से, गुणनखंड विधि है भाई। कौन सी विधि है दोस्तों, गुणनखंड विधि है, एकदम मेजर टॉपिक। एक गुणनखंड विधि है, दूसरी आपके पास क्या है दोस्तों, भाग विधि। क्या है दोस्तों, हमारे पास भाग विधि है। अब हम बात कर लेते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। तो इसी चैप्टर के अंदर हमें गुणनखंड विधि का भी इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, भाग विधि का भी मिल जाता है। अब गुणनखंड विधि करने के लिए हमें गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड यानी हमें फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं आता है तो भाई साहब दिक्कत है।
चलिए हम आपको यहाँ पे एक एक सवाल सबका करके दिखाएंगे कि कैसे मौसा लौसा निकाला जाएगा। चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई एक प्रश्न आ जाता है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रश्न आ जाता है। अब प्रश्न है दोस्तों कि 8 और 18 का मौसा निकालना है। हम मान लेते हैं कि हमें इसका मौसा निकालना है। अब हम मौसा दो विधियों से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो हम मान लेते हैं हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि निकालने से पहले हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। अब फैक्टर कैसे किया जाता है दोस्तों, तो एकदम आसान भाषा में सीखिए। 8 को यहाँ पे रखा जाता है। अब ये देखा जाता है कि 8 कटता किससे है, तो मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ डिवीजन का रूल। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है, कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो वो हमारी संख्या 2 से कट जाती है। कितने से कट जाएगी, 2 से। और अगर किसी संख्या का योग मान लेते हैं जैसे 39 है, तो 39 को जोड़ने पे 12 आ रहा है, फिर 12 को जोड़ने पर 3 आ रहा है। तो अगर किसी संख्या, कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 3 6 9 आ जाए, तो वो संख्या 3 से कट जाती है। और अगर कोई संख्या है उसका अंतिम का वर्ड 2 अक्षर 4 से कटेगा, तो वो 4 से कट जाएगी। और अगर किसी के अंत में 0 और 5 है, तो वो 5 से कट जाएगा। बस दोस्तों आप इतना याद कर लीजिए। इतना याद कर लेने से आपको गुणनखंड करने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आप वापिस देखिए। तो लास्ट में 8 था, हमने जान लिया कि 2 से कटेगा। हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ लिखा जाता है दोस्त जिसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। अब कितनी बार पढ़ेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि कितनी बार पढ़ेंगे। आया बात समझ में। अब आपको क्या करना है, फिर एक बार आपने देखा 4, तो आप 2 से काटेंगे तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तभी तो 2 भाई 8 यहाँ पे 4 आएगा। फिर हमने 2 से काट दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। इस तरीके से हमने जान लिया कि भाई साहब जो 8 है उसका फैक्टर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आया। और इसी की जगह पे अगर मैं कहूँ कि 18 का भी निकाल लीजिए, तो आप 18 का निकाल लेंगे दोस्तों। तो 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, और 8 आएगा तो भाई किससे काटना है, 2 से काटना है। 9 आ गया। अब देखिए 9 आने पर मैंने क्या कहा था आपको, 3 से डिवाइड करिए। 9 आ गया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए मैंने जब 18 का फैक्टर किया दोस्तों, तो मेरे पास 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। आया बात समझ में। अब मौसा का मतलब होता है जो मिल रहा है बस उसे लिखिए। अब हम एक पॉइंट अगर देखना चाहें, अगर हम एक पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला 2 मिल रहा है, ये वाला 2 मिल रहा है, इसके अलावा कोई 2 नहीं है। तो हम सीधी सी बात, जो मिल रहा है केवल वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि ये हमारा मौसा हो गया। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों लौसा कैसे निकाला जाता है, तो सेम आपको पूरा प्रोसेस यहाँ तक करना पड़ेगा। बस मस आपको नहीं लगाना है, बस आपको यहाँ पे तब मस नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लौसा विधि से जाना पड़ेगा। लौसा विधि में क्या होता है, जो मिल रहा है, देखिए 2 2 मिला वो भी लिखिए, 2 2 मिला वो भी मैंने लिखा। अब 2 नहीं मिल रहा है फिर भी मुझे 2 लिखना है, ये भी 2 नहीं मिल रहा है फिर भी मुझे 2 लिखना है, ये 3 है भाई, ये भी 3 और ये भी 3। अब देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 त्रिक का आप निकाल ही लेंगे दोस्तों। 4 तिहाई हो जाएगा 12, हासिल लग जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा दोस्तों 72। अब देखिए 18 के पहाड़े में आपका 72 आता है, और इसके अलावा दोस्तों क्या हो जाता है हमारे 2 के पहाड़ा में भी मतलब 8 के पहाड़े में भी 72 आ जाता है। इस तरीके से अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक आध सवाल मैं और आपको मौसा लौसा का बता देता हूँ गुणनखंड विधि से, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ सके। चलिए मान लेते हैं अब हम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं हम 5 और 9 का, मान लेते हैं एकदम आसान सा बता रहा हूँ। मान लिया 5 का और 9 का मौसा और लौसा हम निकाल रहे हैं। अब किस विधि से निकालेंगे दोस्तों, उसी गुणनखंड विधि से। तो जब 5 का निकालेंगे तो हमारे पास 5 गुणते 1 होगा, और इसी तरीके से 9 का निकालेंगे तो हमारे पास 9 गुणते 1 होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 9 मिल नहीं रहा है, 1 मिल रहा है, तो इस तरीके से मौसा तो 1 हो गया। अब लौसा निकालना होगा दोस्तों, तो सेम वही चीज़ होता है, प्रोसेस वही होती है। तो 5 का 5 गुणते 1 होगा, 9 का 9 गुणते
1 होगा। तो जो मिल रहा है वो तो गुणा करना ही है आपको, साथ में जो नहीं मिल रहा है उसका भी गुणा करना है। और 5 9 45 यानी 45 इस तरीके से आपका लसा हो जाता है। ठीक, एक आध क्वेश्चन और चाहिए। चलिए, डिमांड हाई है भाई साहब, डिमांड हाई है तो बताएंगे, एकदम बच्चों जैसा सवाल पढ़ा रहे हैं। अगर इतने पर भी आपको नहीं आ रहा है तो भाई साहब अब भी कमेंट करके बताइए, अब भी कमेंट करके बताइए, आपके लिए वो भी हाजिर है और आसान करेंगे, इससे भी ज़्यादा आसान करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकेगा उतना आपके लिए मेहनत करने को हम तैयार हैं, बस आप पढ़ने को बस तैयार रहिए बस। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप मान लेते हैं, चलिए अब आप 12 का और 18 का, अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 12 का 18 का और साथ में आप ले लीजिए 20 माफ करिए दोस्तों। चलिए, आपको इसका मौसा भी निकालना है और साथ ही साथ लसा भी निकालना है। हम मान लेते हैं आपको मौसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। आप इस विधि से चलेंगे, जब आपको मौसा और लसा दोनों निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे 12 का जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, माफ़ करिए यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए, अब जब आपका अगर आपको देखिए फैक्टर नहीं आ रहा है, चलिए मैं कर भी देता हूँ आपके लिए दोस्तों। तो देखिए 12 का जब आप फैक्टर 2 से करेंगे तो आपके पास 6 होगा, फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे तो आपके पास 1 होगा। तो इस तरीके से आपके पास 2 2 3 है। ठीक, इसका जो है पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब आप 18 का कर लीजिए, 18 का कर लीजिए, 18 का कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, अभी आपने वैसे पीछे किया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 18 का कर लेते हैं, तो 18 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2, तो 2 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाता है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो हम यहाँ पे 18 का लिख लेंगे। चलिए, हमने 18 का लिख लिया कि भैया 2 गुणते 3 गुणते 3। अब 20 का भी आ जाता है दोस्तों कि चलिए भैया 20 का भी कर लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं है भाई, 20 का भी कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से काट देंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तब जाकर 1 आएगा। तो कुल मिला के 2 गुणते 5। ठीक, इस तरीके से। तो दोस्तों हम अब यहाँ पे अगर म सा निकालें इसका, तो देखें ये कौन सा मिल रहा है, तो केवल और केवल ये 2 ही। ये देखिए दोस्तों, केवल ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, केवल यही वाला एरो मिल रहा है, बाकी कोई एरो नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, नीचे 3 है, फिर इसमें 2 है। देखिए मिलेगा तो सब में मिले, एक में मिलने की वजह से नहीं होगा, मिलना चाहिए तो सबके अंदर मिले। बात आ रहा है समझ में? इस तरीके से हमारा जो मस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब अगर यहीं से हम लसा निकालें, देखिए लसा इसी गैप को नीचे नहीं निकालना है, लसा को अलग से, जैसे मसा निकालेंगे तो अलग निकालेंगे, लसा अलग निकालेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे निकाला है। ठीक, याद रखिएगा। तो अगर हम इस तरीके से निकालें तो सबसे पहले जो मिल रहा है हम उसे लिख लेते हैं। अब जो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है तो भी लिखना है। 3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं मिला फिर भी लिखिए। ठीक, अब देखिए ये 3 हमने लिख दिया, ये 5 लिख दिया, हो गया ना भाई। अब देखिए अब आपका क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 तिरिक 180। हमारे पास 180 हो गया। अब 180 आपका लसा हो जाता है। अब आपका 180 क्या हो जाता है दोस्तों, लसा हो जाता है। बात आया समझ में? ये आपका गुणनखंड विधि था, समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं भाग विधि से कैसे मस और लसा निकाला जाता है। तो भाग विधि की बात कर लेते हैं कि भाग विधि से कैसे किया जाता है। एकदम प्यार से दोस्तों, बेसिक कहते ही किसे है, बेसिक कहते ही किसे है दोस्तों, जिसमें आपको टोटल बातें पढ़ा दी जाए, जिसमें आपको टोटल बातें पढ़ा दी जाए वही आपका बेसिक है। आया बात समझ में? बेसिक का वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, हम आपको बच्चे की तरफ पढ़ा रहे हैं कि आपको मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। इस थ्योरी के साथ हम पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। चलिए भाग विधि की बात कर लेते हैं। तो भाग विधि में मौसा निकालने का तरीका अलग होता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं 15 का 12 का निकालना है। आ गया भैया मौसा निकालने का तरीका। देखिए अलग अलग होता है भाई। अगर इसमें दे देता है कि भाग विधि से आपको निकालना है मौसो, तो आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसे आपको भाजक बना देना है
और जो बड़ी संख्या है उसे आपको भाज्य बना देना है। अब आपको करना क्या है, अब 12 का भाग करिए 15 से, एक बार जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3। अब फिर इसे आप भाग करिए और जो ये होगा उसे यहाँ उतार दीजिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। अब जिससे कटा है दोस्तों, जिससे कटा है ये मौसा ही 3 है, इसका मौसा 3 है। आया बात समझ में, जो काट देगा वही मौसा बना देता है इसका। एक सवाल और देखिए दोस्तों, एकदम आराम से, क्योंकि इसी का काम है। और फैक्टर का हमें आगे काम है कि मतलब कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं, बस ये हमारे काम में आएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक जो है भाग विधि के दूसरे सवाल को समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कई जगह पे सवाल थोड़े अजीब अजीब से आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि अब हमें 15 और 18 का मौसा निकालना है। आप बड़ी संख्याओं का लेके निकाल सकते हैं, हम छोटी का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझने के लिए छोटी संख्याएं बेहतर होती हैं, इसलिए बड़ी संख्याएं थोड़ी सी कठिन हो सकती हैं, इसलिए एकदम आराम से लेके चल रहे हैं। ज़्यादा उबड़ खाबड़ या उछल कूद नहीं, पहली वीडियो है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम मज़े लेके पढ़िए, इसी को पढ़ाई कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए। अब देखिए, आपको मैंने बोला था कि भैया जो छोटा होगा उसे क्या करना है, उसे बाहर ले लेना है और जो बड़ा होगा अंदर कर दीजिए। तो 15 को हम बाहर ले लेते हैं, 18 को हम अंदर कर दिए। अंदर चला गया कि नहीं। अब 15 का एक बार भाग करते हैं जब इसमें, तो 15 आ जाता है, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे हमने 15 का डिवीजन किया तो 5 बार में कट गया, 5 बार में पूरा कट गया। अब जिससे कटा है, जो काटा है इनको, वही इनका मौसा होगा, यानी मौसा 3 होगा। एकदम सही बात, एकदम सही बात, यानी मौसा 3 होगा। चलिए अब एक सवाल हम थोड़ा सा ले रहे हैं 3 नंबर का। चलिए देखते हैं, अगर मान लेते हैं 15 का निकालना है, 18 का निकालना है और साथ में मान लेते हैं 9 का निकालना है। अगर इनका मौसा निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए रोचक है लेकिन मज़ेदार है। अब देखिए, अब आपको सेम वही करना है, 15 का भाग आपको 18 में करना है, तो आप करेंगे 15 का भाग 18 में। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझते चलिएगा। अब आप 3 बार लेके जाएंगे तो यहाँ एक बार लेके जाएंगे तो आपको 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आप इस 15 को काटेंगे, फिर 3 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या अभी तक क्या होता था कि मास आ जाता था, लेकिन अभी एक संख्या बकाया है। अब इसी 3 से जो अगली संख्या होगी वो भाग होगी, यानी 9 का भाग 3 से होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 का 3 3 का 9, तो इस तरीके से इसको काट दिया। और जो इस संख्या को काट देगा, जो इस संख्या को काट देगा वही उसका मौसा हो जाएगा, यानी इसका मौसा कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि तीनों का मौसा इतना ही आया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा बेहतरीन देने का प्रयास कर रहा हूँ, लीजिए देखिए। अगर मान लेते हैं कहीं पे मौसा निकालना है 18, मान लेते हैं 18, 44 और 56 का, इस तरीके से मान लेते हैं 18, 44, 56 का, तो आपको करना क्या है कि आप 18 का 44 से भाग कर दीजिए। तो आपने क्या किया, 18 44 का आप भाग कर देंगे, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 होता है गुरु जी, हम लिख दिए। हम कहेंगे 14 में से 6 को घटा देंगे, 8 बचेगा, चलिए कोई बात नहीं। फिर आपने 18 को रख दिया, मैंने कहा बहुत सही बेटा, ऐसे ही होता है क्वेश्चन। 18 रख दिया, अब 8 दूनी 16 आप लेके गए, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 2 आ गया। मैंने कहा इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। आपको सवाल आए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने इस 8 को यहाँ पे रख दिया, फिर आपने इस 8 को यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए अब आप 4 बार लेके गए और ये 8 कट गया। अब ये जो 2 बचा, इसी 2 को 56 से भाग करेंगे। अब 2 का भाग हम 56 से कर रहे हैं। जब 2 का करेंगे तो देखिए 2 1 का 2, यहाँ पे बचा 1 और ये 6 आ गया, 2 8 16, ये कट गया। अब जिसने इसे काटा यानी ये 2, इसका मौसा होगा, यानी इसका मौसा 2 होगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इससे बेहतरीन वीडियो कहाँ है। लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, साथ में ही वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि आपके और दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ आपको
इसे दूर दूर तक पहुंचाना भी है। ये भी जिम्मा मैंने आपको दिया आज। चलिए अब देख लेते हैं, अगर भाग विधि से हमारा लॉसर निकालना होता, अगर मान लेते हैं कि आपको भाग विधि से लॉसर निकालना पड़ जाए, कहीं पर ऐसा हो जाए कि भाग विधि से लॉस आ जाए, तो कैसे होगा? तो देखिए मान लेते हैं आपको 14, 18 और 12 का लॉसर निकालना है। अब आपको दिया है 14, 18, 12 का लॉसर निकालना है। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचिए, एक ऐसे खींचे, कितने अंक दिए हैं, बिल्कुल वही पुराने बच्चों वाला तरीका, 14, 18, 12 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए आपको एक अंक को काटने का प्रयास करिए, 4 है लास्ट में, 2 से काटिए, 2 सते 14, क्या ये कट रहे हैं? कटेंगे 9, और ये कितना आएगा 6। एक 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 संख्या को आप काटने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए इसमें फिर अभी ये 6 है, तो आप अपने विवेक के अनुसार काटिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 2 से काटेंगे, देखिए दोस्तों छोटी संख्याएं जो है 2 से कटने वाली, उन्हें पहले हम ध्यान देते हैं। तो 7 तो कटेगा नहीं, ऐसे उतर जाएगा, 9 कटेगा नहीं, ऐसे उतर जाएगा, ये 3 कट गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 9 है, ये 3 है, तो ये 3 से कटेंगे, तो हम 3 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे 7 उतर गया, यहाँ पे 3 उतर गया, यहाँ पे 1। अब देखिए फिर से यहाँ पे 3 से काट सकते हैं हम, तो यहाँ पे 7 उतरेगा, यहाँ पे 1 उतरेगा, यहाँ पे 1 उतरेगा। अब इसी तरीके से जब हम इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ से 7 से हम काट सकते हैं, 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 1 उतरेगा, यहाँ पे 1 उतरेगा। अब इन्हीं को गुणा कर लेने पर हमें इसका लसर पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 त्रिक, अच्छा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और यहाँ पे आपका 36 का गुणा 7 से कर देना है। तो 6 सते 42 हासिल लगा 4, हासिल लगा 4, और ये 7 तरीके 21, 4 25, तो 252 इसका लॉस हो जाएगा। दोस्तों इतना बात आपके एकदम समझ में आ गई, बेहतरीन है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की। तो जो हमारा अगला टॉपिक आता है दोस्तों, टॉपिक नंबर की बात अगर हम करें तो ये हमारा दूसरा टॉपिक बनता है कि क्या होते हैं परिमेय संख्याएं। अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ कि परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी परिमेय है तो उसे हम बटा के रूप में ले सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक संख्या कह रहे हैं, तो जैसे 2 कह रहे हैं तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे हम बटा के रूप में लिख सके। अगर हम 4 की बात करें तो हम 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए आपके जितने नंबर्स होंगे, काउंटिंग वाले जितने नंबर होते हैं, सब आपके प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, माफ करिए आपकी रेशनल नंबर हो जाएंगी, यानी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक आपकी सारी परिमेय संख्याएं होती है, सीधी बात एकदम। तो इसमें रूल क्या है, देखिए कि सबसे पहला रूल आता है हमारा कि अगर कोई है भाई, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब क्या होता है, p/q का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है भाई कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी होगा उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे q कभी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी q कभी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल है इसका। उसके बाद p और q, देखिए दोस्तों p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी मैं तो माइनस हो या 0 हो या फिर मतलब कुछ भी हो ऐसा चलेगा। यानी कुल मिला के आपका 1 2 हो, 0 हो, करणी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के करणी होगा तो मामला फंस जाएगा वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से अब मान लेते हैं, आप एक बात समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा संख्या है जो 5 से कट रहा है, मान लेते हैं p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब p और q दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी p और q दोनों 5 से कट रहे हैं। तो अगर 5 दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो मस है वो 1 नहीं है, वो क्या है 5 है। तो जब ऐसा हो कि दो संख्याओं का मस कहीं पर 1 से ज्यादा आए तो वह अपरिमेय होती है, याद रखिएगा। जब हाँ, तो जब दोस्तों याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी ऐसा बात हो कि कभी भी आपका दो संख्याओं का मस 1 से ज्यादा आए तो वह अपरिमेय होती है, ये बात याद रखिएगा।
ये हमारा टॉपिक नंबर 2 था। अभी हम इसके क्वेश्चन को प्रश्नावली के अंदर सॉल्व करते हुए देखेंगे कि कितने भयानक क्वेश्चन है या कैसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, दोनों कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो इसी में आता है नंबर शांत अशांत का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं शांत अशांत संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, बात को समझिएगा, शांत अशांत संख्याएं क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आपको एक भाग करना है, मान लेते हैं आपको एक भाग करना है 5 का, किससे दोस्तों, 2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये 2 पंचे 10 ना, तो यहाँ पे 2 पंचे 10 माफ करिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 आ गया। मैंने दशमलव किया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 पंचे 10, यहाँ पे हो गया 10। यहाँ पे क्या होता है, ये कट गया, यानी ये शांत है, यानी ये शांत हो गया। इसने ज्यादा निपुणवा मतलब कुल मिला के इधर उधर बात करने की कोशिश नहीं करी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये शांत है। अब इसी की जगह पे अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आप एक काम करिए, आप 3 का भाग करिए 100 से। अब आपने 3 का भाग शुरू किया तो आप कहेंगे चलिए 3 तिरिक का 9, मैंने कहा बिल्कुल सही, 3 तिरिक का 9, ये आपने सही कहा। यहाँ पे 1 हो गया, फिर 0 आया, फिर आपने 3 बार से काटा, फिर यहाँ पे 9 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, आप दशमलव लेके गए, यहाँ पे 0 आया, फिर आपने 3 बार किया तो फिर यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 0 आया, फिर यहाँ पे आपने 3 लेके गए आप, फिर यहाँ पे 9 आया, और इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है कंटिन्यू। ऐसी संख्याओं को हम लोग अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। बात आया समझ में। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें इसके आगे की प्रश्नावलियों में जब हम सवाल लगाएंगे तो हमें किस प्रकार से लगाना पड़ेगा दोस्तों, इस बात को समझिए। वहां पे हमें पहले बताना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अगर वो 2n गुणते 5 के n से कट जाती है, यानी पावर, अगर कोई भी संख्या 2 या उसका फैक्टर जो आएगा, जो इसके नीचे का हर का फैक्टर आएगा, अगर वो 2n या गुणते 5n होगा तो वो शांत होगा। वो कैसा होगा, शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। इस तरीके से हम आगे वाले सवालों को करेंगे दोस्तों। तो जो हमारे आगे के सवाल हैं हम इसी तरीके से उन लोगों को करते चलेंगे। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए अगर दोस्तों बात करें तो आपको आगे चलकर परिमेय संख्याओं के अंदर आपको वही एक रूल और मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, कि आप जानेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों जरूरी है इसे भी बताना कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये सवाल भी आया हुआ है आपके प्रश्नावलियों के अंदर। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणते मस। ये क्या है, लसा गुणते मस। ठीक, तो लसा गुणते मस, ये आपके जो है प्रश्नावलियों के अंदर सवाल है। तो आप ये भी कहेंगे सर हाँ ये भी भाई जरूरी क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे बताइए। तो देखिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। मान लेते हैं जैसे कहीं पर हम 15 और मान लेते हैं हम 18 का लसा मौसा निकालें, तो 15 का और 18 का लसा मौसा निकालेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, और यहाँ पे 2 गुणते 3 गुणते 3 आएगा। ठीक, अब मौसा निकाल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मौसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, 3 3 मिला है तो 3 इसका मौसा हो गया। ठीक, और लसा की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 गुणते 5 गुणते, देखिए 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 3 मिला और ये 2 मिला। तो इस तरीके से 5 तिया 15, अब 15 तिया 45, 45 दूनी 90, ये 90 हो गया। तो ये तो इनका लसा हो गया, ये तो इनका लसा हो गया। तो इस रूल के हिसाब से ये कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, यानी 15 और 18 का गुणा कर दीजिए, और उसके बाद आप गुणा कर दीजिए 90 का और 3 का, यानी मौसा और लसा का गुणा कर दीजिए तो बराबर आता है। तो हम कहते हैं चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो 15 गुणते 18 बराबर, अब आपका आ गया 90 गुणते 3, तो 15 गुणते 18 है। तो चलिए देखिए 15 गुणते 18। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी समझा देता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बेहतर है। देखिए हम यहाँ पे इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए बहुत से तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब कह लीजिए 5 अट्ठे 40, आप कहेंगे 8 पंचे 40। अब आप ऐसे 3 कॉलम बना दीजिए। अब 8 1 का 8 और 5 1 का 5, इन दोनों के गुणा को आपको जोड़ लेना है। तो 8 1 का 8 और 5 1 का 5, 8 5 13। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे 1 1 का 1, इस तरीके से। अब आपको ये 0 यहाँ पे लिख लेना है, इस 4 को इधर भेज देना है, ये 7 हो गया, इसको भेज देंगे तो 270 हो जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि चलिए इनका गुणा भैया 270 होता है। अब देखिए 9 तिरिक 27 और एक 0 फ्री में आया, ये दोनों इधर आ गए।
तो हमने देखा भाई साहब दोनों बराबर आ गए। तो ये सवाल भी आपके पेपर के अंदर मतलब आपके प्रश्नावली के अंदर आया हुआ है, तो इसे भी समझना जरूरी था, हमने इसको समझा, एकदम सही। अब एक क्वेश्चन आपको और देखने को जो है आपके प्रश्नावली के अंदर मिल सकता है। आपके प्रश्नावली के अंदर जो दोस्तों क्वेश्चन है वो मिल सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कैसे हम इनको जो है बदल सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं इनके रूप में। तो आपको वहाँ पे जो है मानकर सवालों को लगाना पड़ता है ना। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आ जाएगा, एक बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आ जाएगा कि इनको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। तो ये तो मैं कहूँगा आपको सीधे मैं प्रश्नावली में ही समझा दूंगा, बेहतर होगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लास्ट टाइम पे मैं जाते जाते आपको एक बात कहूँगा कि अगर आप फैक्टर सीख रहे हैं या नहीं जानते हैं, तो फैक्टर भाई साहब जरूरी है जानना, ठीक, जरूरी है जानना। हम फैक्टर के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिए हैं भाई साहब, जहाँ से आप फैक्टर सीख सकते हैं एकदम आसानी से। आपको फैक्टर नहीं आता है, आप वहाँ पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फैक्टर सीख सकते हैं एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आया समझ में? ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये बेसिक था हमारा। अब हम शुरू करेंगे अपना प्रश्नावली 1.1। मिलते हैं दोस्तों आपसे प्रश्नावली 1.1 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।